दिन दिहाड़े दिल्ली की राजधानी में आप कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चलाएंगे। किस तरीके की आज़ादी है ये आज़ादी नहीं, ये बेईमानी है। हमें घुटन होती है कि हम खुले आम अपने देश में घूम नहीं काटोगे तो वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा, अगर आप हिंदू को काटोगे तो वो राम राम चिल्लाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। कुछ भी हो देश को सबसे आगे रखना। वाकई में उस इंसान से ज़्यादा देश को किसी आगे नहीं रखा। देश को बेचने में आगे रहे, वो देश की बर्बादी करने में आगे रहे, देश की बोली लगाने में आगे रहे, देश की सुरक्षा में। सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम इमरान है। भारत टीवी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसानों का ये संघर्ष लगभग 9 महीने का हो गया है। आज पूरा देश जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी कि 75वीं सालगिरह मना रहा है, उस वक्त भी ये किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर के। किसानों की अगर हम आम भाषा में कहें तो किसान इन तीनों कृषि कानूनों को काले कानून बता रहे हैं। लगातार कई दौर की वार्ता हुई है सरकार से अगर वार्ता की बात करें तो 11-12 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजा, जो निष्कर्ष है वो शून्य है। अभी तक बात नहीं बनी है। जो गतिरोध है वो लगातार जारी है। किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि आइए संशोधन पर बात करिए, संशोधन से काम बनेगा, लेकिन कृषि कानून वापसी नहीं लेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तरह की परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रितु मौजूद है। डॉक्टर रितु से सीधे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो भारत टीवी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सवाल पहला यही है कि आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, कितना आज़ाद हैं हम? उतना ही आज़ाद हैं जितना आप समझ सकते हैं। अगर हम आज़ाद होते तो आज़ाद देश में हमें इतनी घुटन नहीं होती, और आज़ाद देश में रह के हम आज़ादी की गुहार नहीं लगाते। हम आज़ाद देश में रह के हम ये नहीं कहते कि हमें आज़ादी चाहिए, कि हमें कोई और मुल्क चाहिए। हमें इस देश में गुंडागर्दी से आज़ादी चाहिए, बेईमानी से, ऐसी सरकार से जिनके होते हुए दिन दहाड़े में ना बच्ची सेफ़ है, ना बड़ा सेफ़ है, ना बुज़ुर्ग सेफ़ है, ना यूथ सेफ़ है, मतलब युवा नहीं सेफ़, देशवासी ही देश में सेफ़ नहीं है। हमें ऐसे लोगों से आज़ादी चाहिए। और बहुत शर्म आती है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं और मेरे अंदर इतनी पीड़ा हो रही है। यहाँ एक 9 साल की बच्ची का रेप होता है, यहाँ दिन दिहाड़े दिल्ली की राजधानी में आप कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चलाएंगे। किस तरीके की आज़ादी है ये आज़ादी नहीं, ये बेईमानी है। हमें घुटन होती है कि हम खुले आम अपने देश में घूम नहीं सकते। आज आप मुझसे शायद ये सवाल करेंगे कि मैडम आप आज़ाद तो हैं, आप बोल रही हैं तो क्या आज़ादी नहीं है? तो मैं आप सबको बता दूं, ये मेरा संविधानिक अधिकार है जो मुझे मेरे संविधान ने दिया है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे बोलने पर, मेरी वॉइस ऑफ डिसेंट जो है कि मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, आपको क्रिटिक दे रही हूँ, आप मेरा गला काट दें, तो क्या वो आज़ादी हुई? वो आज़ादी हुई? मैम, लगातार आज़ाद देश में जब आज़ादी की बात की जाती है, कहा जाता है कि आज़ादी चाहिए, जातिवाद से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, पितृसत्ता से आज़ादी, तमाम जो चीज़ों से आज़ादी की अगर आज़ाद देश में बात की जाती है तो उनको देशद्रोही और गद्दार करार एक जमात दे देती है। क्योंकि हम सच की बात करते हैं। हम जो देश में चल रहे हालात हैं, जिसके आधार पर राजनीति करते ऐसी सरकारें आकर बैठी हैं, हम उस पर बात करते हैं। जातिवाद ही तो है जो ये लोग फैलाते आए हैं। अगर जातिवाद नहीं होता तो आप लोगों के साथ जातियों के नाम पे किसी मजहब से, अगर आप दूसरे मजहब में शादी करना चाहें, अगर अभी भी आपने देखा है एक अपर कास्ट ब्राह्मण की बेटी ने, शायद मिश्रा थे वो या क्या थे, अगर उन्होंने किसी दलित के साथ शादी करी, आपने उस बच्चे को मार दिया, आपने सोचा भी तो वो जातिवाद नहीं तो क्या है? अगर कोई दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है छोटी जात का तो आप उसको पत्थर मारते, तो वो जातिवाद नहीं है तो क्या है? अगर 2 लोग प्रेम करते हैं आपस में तो आप उनको, अगर वो उनकी जाति अलग अलग है तो आप उनको मारते हैं। आपके दल वाले आकर उनको भगाते हैं, तो वो जातिवाद, नफरत नहीं है तो वो क्या है? ये लोग इसके दुश्मन हैं। ये लोग हमारे प्यार के, हमारी एकता के दुश्मन हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं, क्योंकि हमारी एकता से ये लोग डरते हैं। हम अगर देश में जो जातिवाद ये लोग फैला के रखें, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, जिससे हम इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग सावरकर की औलादे नहीं है तो किसकी औलादे हैं? मुझे बताएं। वो वीर सावरकर जिसको इन्होंने टैग दे के रखा है, वो उस समय भी जिन्ना के साथ थे। वो दोनों यही चाहते थे कि ये देश 2 लोगों से, मतलब 2 टुकड़े हों इसके, क्योंकि इस देश में 2 लोग बचते हैं। ये
देश या तो ये एक मुसलमानों का हो और एक हिंदुओं का हो, उन्होंने उस समय भी नफरत फैलाई। और उस समय भी जोड़ने वाला एक शोषित वर्ग का इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि नहीं, देश नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन को बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश टूटे ना। वो ये इस तरह के आतंक, सच में आतंकी ग्रुप ये हैं जो आरएसएस संघ के ग्रुप है, ये उस समय भी कम्युनल पॉइजन और दंगे फैलाते थे, कम्युनल हार्मनी को खत्म करते थे। तो वही सारी चीजें फैलाते हैं। लेकिन हम जैसे युवा भूलेंगे नहीं कि ये देश भगत सिंह का है, ये देश उनके खून से सिंचा हुआ देश है, ये भारत देश भीमराव अंबेडकर का है, अशफाक उल्लाह खान का है, मौलाना अब्दुल कलाम का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, बिरसा का है, फूले का है। उनके योगदान से ये देश बना है। हमारे ऐसे लोग, ऐसे अनसंग हीरोज जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी आपने कहा कि आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, ये किसान पीछे बैठे हैं। इन किसानों के माँ बाप देश में अगर आप देखें तो वो सरहद पे भी लड़ते हैं, और ये किसान दिल्ली के आके यहाँ पे भी एक किस्म से बॉर्डर पे बैठ के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये किसकी, क्यों नहीं हमें आज़ादी चाहिए इन गुंडों से, ऐसे अपराधों से? मैम, देश की राजधानी सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। देश की राजधानी केंद्र शासित जो है प्रदेश है, और जो है देश की जो पुलिस है वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। लेकिन उसी देश की राजधानी में जंतर मंतर पर एक कम्युनिटी विशेष को लेकर के नारेबाजी होती है। कम्युनिटी विशेष को लेकर के नारा दिया जाता है कि जब वो काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। लेकिन संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि इसको क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ की आज़ादी है। लेकिन क्यों? इसी चीज़ पे मैंने आपको भी बता दिया, यही तो वॉइस ऑफ डिसेंट है जिसको ये खत्म करना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को खत्म करना चाहते हैं। और मैं टेक्निकली जनता से भी ये सवाल करना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ, ये मुसलमान है, मैंने आपको चोट पहुंचाई, काटा, आप क्या बोलोगे? अल्लाह बोलोगे ना। तो मेरे को टेक्निकली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप मुसलमान को काटोगे तो वो अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा, अगर आप हिंदू को काटोगे तो वो राम राम चिल्लाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो नफरत फैलाने का काम मत कीजिए, मत डराइए, प्रभु राम का नाम खराब मत कीजिए, मत उनके नाम के साथ गंदी राजनीति कीजिए। आप लोग तो भगवान के सगे भी नहीं हैं, जो भगवान के नाम लेके आप लोगों को मारते हैं। कानपुर में आपने देखा, वो बच्ची अपने बाप के साथ चिल्ला रही थी, आपने उस बच्चे की वीडियो वायरल कर दी, आपने उस बच्ची का भविष्य तक नहीं सोचा, और आप झूठ फैला के आज स्वतंत्रता दिवस के अंदर कहते हैं कि मैं बच्चियों के लिए सैनिक स्कूल खोलूंगा और बच्चियां सैनिक स्कूल में पढ़ने आएंगी। उस बच्ची का जवाब कौन देगा? जिस बच्चे के बाप को आपने कहा बोल जय श्री राम, और मारते मारते आप घसीटते ले गए, उस बच्चे का जवाब कौन देगा? जिस बच्चे के प्राणों की आहुति, रेप किया गया 9 साल की बच्ची के साथ और उसको जिंदा जला दिया, उस बच्चे का जवाब कौन देगा? किसी के अच्छा काम किया श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं, हमारी भारत सरकार लेती है, तो जो बुरा काम भारत सरकार में रहते हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताएंगे आप मुझे? मैं वही पूछना चाहता हूँ। देश की राजधानी में एक दलित जो है 9 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जो मंदिर के अंदर बलात्कार किया जाता है, जिसमें पुजारी इन्वॉल्व होता है, बच्ची को जो है जला दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आसिफा के साथ जब जो है बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसके समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, लेकिन इन अपराधियों के जो है विरोध में तिरंगा, यही मैं कह रही हूँ कि शर्मनाक बात है कि आप मुझे कह रहे हैं ना, आपने सवाल शुरू किया कि आप लोग को आज़ाद देश में भी आज़ादी चाहिए। इसी तो गुंडागर्दी, बेईमानी, छल कपट से हमें आज़ादी चाहिए। किसी देश में आपने ऐसा नहीं देखा होगा जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है और उस बच्ची के आरोपी के लिए आप उसके लिए रैलियां निकालते हैं, उसके लिए सभाएं बिठाते हैं, उसको बचाने के लिए। शर्मनाक बात है। मतलब इतना हृदय दुखी होता है कि इस देश में हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुरक्षा, हमारी आज़ादी कहाँ है? कब महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा ये देश? कब हम आज़ादी महसूस करेंगे इस जगह पे? कब हमें लगेगा कि हम खुलेआम कहीं बाहर जा सकते हैं आराम से? कब वो टाइम इस देश में हमारे जीते जी आएगा भी या नहीं आएगा? क्योंकि इस सरकार को गुंडागर्दी करनी है, नफरत फैलानी है। ये सरकार चुप रहती है जब बच्चों का शोषण होता है। खासकर सबसे ज़्यादा शोषण दलित बच्चों के साथ होता है, सबसे ज़्यादा शोषण मुसलमानों के साथ होता है। ये सरकार क्यों नहीं बोलती है उस टाइम पे? और आप फिर उम्मीद करते हैं, अभी आप यूपी में डंका बजाने की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? जो आपके फेलियर्स हैं उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेते और आपको लगता है कि आप यूपी में झंडा गाड़ेंगे। मैम, लगातार केंद्र की मोदी सरकार और सोवी की योगी सरकार जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जो है महिलाओं को सम्मान दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और ये पीठ थपथपा रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया हमने। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और अपने हाथों ही अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। ये वही चीज़ है कि सरकार ने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब आपको कोई पिक्चर देखनी होती है आप उसके पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है, तो आपको पिक्चर देखने का मन वहीं से आप तय कर लेंगे कि ज़रूरत है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको भी और इनके झूठे जुमलों
जुमलों पे, इनकी बेशर्मी पे और विश्वास करने के और ट्रेलर देखने की, मूवी देखने की ज़रूरत है। इनफ जितना हो चुका है वो बहुत है। और आप बड़े बड़े पोस्टर प्रेजेंटेशन लगा के सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया लोग जो है ना, इस देश के वासी अब मूर्ख नहीं है। क्योंकि आप जो वहाँ पैसा, जो आपने पैसा पोस्टर पे लगाकर, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाकर, बड़े बड़े स्टैचूज बनवाकर खर्च किया, वो हमारे टैक्स पेयर्स की मनी का, इनकम का पैसा था। आपने जो वहाँ वेस्ट किया, वही पैसे से आप ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा सकते थे, वही पैसे से आप कोरोना काल में लोगों को बचा सकते थे। आपने सरकार का फेलियर देखा, इन्होंने वहाँ पे वो काम नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि वो पैसा जो आपने यहाँ वहाँ वेस्ट किया, आप वो पैसा वहाँ पे लगाते जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने तमाशा बनाया हमारे लोगों का। तो वो वही चीज़ आप कर सकते थे जी। लेकिन ये किसान आंदोलन में जो गतिरोध बना हुआ है, 9 महीने से गतिरोध है, लगातार सरकार और जो है किसानों के बीच 11-12 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन नतीजा निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। तो आगे जो है किसानों की जो रणनीति है, और आप जैसी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी रणनीति क्या होगी? जी, हमारी रणनीति बिल्कुल यही है। हम युवा को और जो ज़मीन पे लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जिनको ये सरकार वोट बैंक बना के इस्तेमाल करती आई है, झूठ का दिखावा दिखाती आई है, उनको जागरूक करना। और इसी के लिए हम 17 तारीख से अपनी यूपी में यात्रा भी निकाल रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक करना, दलित आदिवासी पिछड़े लोगों, उनके हक के बारे में, उनकी आवाज़ के बारे में बताना, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात बताना कि आप बेवकूफ़ ना बने, इस सरकार के झूठे जुमलों में और ना फंसें। आप ये देखें कि किस तरह से 9 महीने हो गए दिल्ली में सरहद पे, हमारे बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है। एक किस्म से वो भी कोई कम नहीं है, जिस तरह से फौज में, सेना में सेना के जवान बैठे होते हैं, ये किसान भी वैसे अपने हक के लिए यहाँ पे बैठा है। तो उसी चीज़ का काम हम भी करेंगे, तैयारी करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इनका भोलेपन में आके इनका वोट बैंक ना करे, वोट बैंक ना बने, और गलती से कहीं दोबारा हमारा किसान इनके जुमलों में फंसकर कमल का बटन ना दबाएं। क्योंकि अगर ये 300 फूल लगाने की बात करते हैं तो हम 600 कैंची लेके जाएंगे, इनके फूलों को काटेंगे हम। तो ऋतु जी, अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत हो गया। जो इंसान मोदी जी जो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो देश को सबसे आगे रखना, वाकई में उस इंसान से ज़्यादा देश को किसी आगे नहीं रखा। देश को बेचने में आगे रहे, वो देश की बर्बादी करने में आगे रहे, देश की बोली लगाने में आगे रहे, देश की सुरक्षा में, देश की बच्चों की सुरक्षा नहीं जहाँ पे नहीं हुई सबसे ज़्यादा, वो देश मोदी जी का है। इस तरीके से उन्होंने देश को आगे रखा। देश में इतना फेलियर हो गया पैंडेमिक में, तब मोदी जी ने देश को कितना आगे रखा, आप अपनी आंखों से देखें और समझें। देश का युवा बेरोजगार बैठा है, भुखमरी देश में बढ़ चुकी है। अगर देश में भुखमरी नहीं होती तो वो इतना राशन नहीं बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती मोदी जी को, जो दिखावा उन्होंने किया पोस्टर पे पिक्चर लगा के। तो फैसला आपके वोट का अधिकार आपके पास है, आप अपने हक की बात रखें और अपना वोट उसी को दें जो आपकी बात करेगा, जो आपके हक की बात करेगा, ना कि सिर्फ जुमले और दिखावे की बात करेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर ऋतु, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही है कि अब की बार 300 पार का नारा दिया जा रहा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी 300 फूल लगाने की बात करती है तो हम 600 कैंचियाँ लेकर के जाएंगे और उन फूलों को काट दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है बड़ी संजीदगी से बात की, दलित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़ों, तमाम जो है मुद्दों पर उन्होंने अपने जो जवाब है वो पूरी बेबाकी के साथ दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या किसान हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गतिरोध जो है ये जल्द से जल्द जो है सुलझना चाहिए। आज जो है पूरा देश जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उस वक्त भी ये किसान लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो इन किसानों का जो सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए।